नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्तव्य पे। उत्तराखंड राजभवन में आज से 3 दिनों के लिए बसंतोत्सव 2023 की शुरुआत की गई है। अगले 3 दिन तक राजभवन रंग बिरंगे फूलों से सजा नजर आएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राजभवन में मौजूद रहे। इस आयोजन में प्रदेश के 30 विभाग हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों की प्रदर्शनी लगाई गई है और अगले 3 दिनों तक आम जनता के लिए राजभवन को खोल दिया गया है। अब सभी लोग यहां पर आकर रंग बिरंगे फूलों को देखकर यहां का लुत्फ उठा सकते हैं। और इस आयोजन में 16 प्रमुख प्रतिभागियों की 62 श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। कुल 186 पुरस्कार विजेताओं को दिए जाएंगे और इस साल प्रतियोगिता में पहली बार 4 नई श्रेणियां रूफटॉप गार्डनिंग, बोनसाई, टेरारियम और शहद शामिल किया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से इस आयोजन में शामिल होने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा है कि राजभवन में इस आयोजन का नजारा बेहद खूबसूरत है। उद्घाटन के पहले ही दिन काफी तादाद में लोगों की मौजूदगी इस बात का इशारा करती है कि लोग इस आयोजन को लेकर कितने उत्साहित हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बसंत ऋतु में मां सरस्वती की सबसे ज्यादा आराधना की जाती है। ये ऋतु सबकी खुशी, प्रसन्नता और प्रगति का भी प्रतीक है। आगे बढ़ने की घोतक है और हर प्रकार से मैं कहूं कि एक खुशी के रूप में बसंत ऋतु और माँ सरस्वती की सबसे ज़्यादा स्तुति करने का ये बसंतोत्सव का जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये 3 दिवसीय, ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि जहाँ पुष्प के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जिस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, वह एक अच्छा मंच और एक अच्छा स्थान जिसमें 700 से भी ज़्यादा ग्रुप हमारे इसमें भाग ले रहे हैं, उन सभी को अपने अपने जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को कहीं ना कहीं एक बड़ा स्थान प्राप्त होगा। और मैं इस आयोजन के लिए सभी को, जो भी इसमें आयोजक हैं और जो भाग लेने वाले लोग हैं, सभी को बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं। तो राजभवन में बसंतोत्सव का शुभारंभ हो गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसका शुभारंभ किया। साथ ही साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि बसंत ऋतु जो है वो मां सरस्वती की सबसे ज्यादा आराधना इसी वक्त में की जाती है, बसंत ऋतु में की जाती है। ये ऋतु सबकी खुशी के लिए, प्रसन्नता के और प्रगति का भी प्रतीक होता है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। बसंतोत्सव में कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें आम लोगों के लिए भी ये खोला गया है, जहां पर बेहतरीन और सुंदर फूलों को भी देखा जा सकता है। कई प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। जनता के लिए भी राजभवन को खोल दिया गया है। सभी लोग यहां आकर रंग बिरंगे फूलों को देखकर यहां का लुत्फ उठा सकते हैं। इस आयोजन में आपको बता दें कई प्रतियोगिताएं भी होंगी, साथ ही साथ कई विभागों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। यानी कि राजभवन में बसंतोत्सव के आने से 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तीन दिन का राजभवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अगले 3 दिनों तक आम जनता के लिए भी राजभवन को खोला गया है। साथ ही साथ सभी लोग यहां पर आकर रंग बिरंगे फूलों को देख सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। कई पुष्पों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, कई तरह के प्रजातियों के पुष्पों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और आयोजन में प्रदेश के 30 विभाग हिस्सा ले रहे हैं, उनके भी स्टॉल्स लगाए जाएंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, इसका उद्घाटन किया है। आपको बता दें रंग बिरंगे फूलों से राजभवन पूरी तरह से सजा नजर आ रहा है।
इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल बने हुए हैं। योगेश, राजभवन में 3 दिवसीय बसंतोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पूरा राजभवन रंग बिरंगे फूलों से सजा नजर आ रहा है। साथ ही साथ कई तरीके की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में जो आम जनता है वो कितनी उत्साहित नजर आ रही है और पूरा कार्यक्रम कैसे रहने वाला है? बिल्कुल, आपको बताना चाहते हैं कि 3 दिन तक जो है ये कार्यक्रम चलेगा। 3 दिन तक इस कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो अलग अलग जो कैटेगरी इसमें बनाई गई है। आज अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा राजभवन खोल रखा है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग फिर कहीं पेंटिंग प्रतियोगिता हो या फिर अन्य कई प्रतियोगिताएं जो है यहाँ पर आयोजित की गई है। लेकिन सबसे खास जो रहने वाला है वो फूलों को लेकर है, क्योंकि बसंत का आगाज के साथ ही फूल खिल जाते हैं, हर तरफ जो है फूल ही फूल नजर आते हैं। तो उसी के तहत यहाँ पर जो है कई वैरायटी के फूल जो है यहाँ पर रखे हुए हैं और कई सारे जो है यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं। उसके साथ ही अलग अलग कई कार्यक्रम जैसे ITBP होगी, अन्य कई सारे जो पैरामिलिट्री के फोर्स के जो होते हैं वो भी अलग अलग चीजें यहाँ पर दिखाएंगे। सब कुछ यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर पूरे 3 दिन तक चलेगा। इसके बाद अगर बात करें हम तो इसके बाद अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पर होंगे। कल जो है ये आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। जब राजभवन की बात करते हैं तो सबसे मुश्किल जो होता है वो होता है आम आदमी के लिए कि वो राजभवन के अंदर जा सके। लेकिन अब राजभवन खोल दिया जाएगा। राजभवन जब खोल दिया जाएगा यहाँ पर तो आम लोग यहाँ पर आएंगे, आम लोग देख सकते हैं राजभवन को, साथ ही वो देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी के यहाँ पर फूल हैं। ये सारी चीजें वो लोग देख सकते हैं और कई सारे प्रोग्राम जो है यहाँ पर इसी तरह से 3 दिन तक चलते रहेंगे। आलोक, अगर बात की जाए इसको लेकर कि इस प्रोग्राम के जरिए सरकार क्या कुछ और नया करने की योजना कर रही है और इसका फायदा जनता को कैसे मिलता नजर आएगा? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो ये पूरा प्रोग्राम है इसको राजभवन आयोजित करता है। इसको राजभवन ही जो है इसको आयोजित करता है और इसका एक जो खास ये रहता है कि आम लोगों के लिए यहाँ पर दरवाजे खोल दिए जाएं, आम लोग देख सके यहाँ पर किस तरह से जो बसंत का जो शुरुआत है जिसमें फूल नए नए खिलते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं, तो उसी तरह से हजारों वैरायटी यहाँ पर फूल की रखी गई हैं। वो सभी चीजें यहाँ पर जो है दिखाई जाती हैं और आम लोग यहाँ पर आते हैं, 3 दिन तक यहाँ पर मौजूद रहते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, लोग अपने परिवारों के साथ घूमने के लिए आते हैं। अगर देखा जाए जी, एक बार तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को कि क्या नजारा है वहाँ का, किस हिसाब से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, पहले तो मैं आप लोगों को फूल जो है वो दिखाता हूँ। आप देखिए पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी के यहाँ पर फूल रखे गए हैं। सबसे खास यही है यहाँ पर अगर देखा जाए तो अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर खूबसूरत फूल रहते हैं यहाँ पर। और ये सिर्फ भारत से ही नहीं, ऐसे कई सारे फूल यहाँ पर ऐसे हैं जो विदेशों से भी यहाँ पर आए रहते हैं और हर साल ये उत्सव इसी तरह से मनाया जाता है और यहाँ पर इसी तरह से फूलों को रखा जाता है। लोग आते हैं यहाँ पर, फूलों को देखते हैं और जानते हैं, कोशिश करते हैं कि समझने की कि आखिर कौन से फूल हैं। इसके साथ ही ऐसे यहाँ पर भी कई सारी चीजें रहती हैं। अगर हम आपको दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नर्सरी, छोटी सी नर्सरी भी यहाँ पर लगाई गई है। लोग आकर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फूलों के जो छोटे छोटे उनके पौधे होते हैं वो किस तरह से होते हैं, क्योंकि ये तो आमतौर पर आदमी फूल देख ले लेकिन उनके पौधे किस तरह से हैं वो देखना भी एक दिलचस्प बात होती है। पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो फूल है उसका पौधा कैसा दिखता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया योगेश, तमाम जानकारी और साथ ही तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। इधर प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की काफी कमी है। वहीं आए दिन देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय दूसरे सरकारी कामों में ज्यादा व्यस्त रखते हैं और इसको अब शिक्षा विभाग बहुत गंभीरता से ले रहा है। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि हम अब शिक्षकों को उन कामों से दूर करने जा रहे हैं जो काम उनके नहीं हैं। राज्य में शिक्षक अब सिर्फ बच्चों की पढ़ाई ही करवाएंगे।
हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट सत्र के दौरान हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण की विशेषताओं के बारे में बताया। निशंक ने कहा कि राष्ट्रपति ने अभिभाषण में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना की। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीतियों की भी तारीफ की है। सांसद ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने और राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने जैसा अभूतपूर्व काम किया है। तो वहीं पौड़ी में अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही अंकिता भंडारी की मां सोनी भंडारी 5 माह बाद भी न्याय न मिलने के कारण हताश है। वहीं अंकिता भंडारी की मां ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर कहा कि उनका परिवार कई समस्याओं से इन दिनों जूझ रहा है। उनके पति का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, जिस कारण उनकी तबियत बार बार बिगड़ रही है। वहीं डॉक्टर्स परिवार की सुध तक नहीं ले रहे हैं। उनके बेटे की सीए की पढ़ाई भी छूट चुकी है। राज्य सरकार ने 5 माह पहले उनके बेटे को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे परिवार के सामने आर्थिक संकट भी गहरा रहा है। अंकिता की मां ने न्याय प्रक्रिया में हो रही देरी पर भी निराशा जाहिर की है। वहीं डीएम ने कहा है कि अंकिता के भाई को नौकरी दिए जाने के लिए टीएचडीसी में बातचीत की गई है, जल्द ही उसे नौकरी दे दी जाएगी। वहीं सीएमओ को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि एक डॉक्टर की टीम परिवार के स्वास्थ्य की जांच के लिए भी गांव भेजी जाए। तो अंकिता भंडारी के केस के मामले में अब उन्हें बेटी के लिए इंसाफ की जो गुहार लगाई जा रही है वो मिलती नजर नहीं आ रही है। बेटी के लिए न्याय की गुहार कब से कर रही हैं उनकी मां, 5 माह के बाद भी, यानी कि 5 महीने इस पूरे मामले को बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इधर काशीपुर में पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटरमीडिएट कॉलेज प्रबंधन और प्रधानाचार्य के बीच चल रहे प्रकरण में एक नया मोड़ सामने आया है। प्रबंधन और प्रधानाचार्य के बीच चल रहे विवाद में कॉलेज के कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला के आरोपों से सनसनी फैल गई है। महिला कर्मचारी ने प्रिंसिपल पर अश्लील हरकतें करने और दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। यही नहीं, महिला ने तहरीर में यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानाचार्य ने विद्यालय में पढ़ने वाली 3 अन्य नाबालिग छात्राओं के साथ भी अश्लीलता की है, जिनके परिजन समाज के कारण खुलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज प्रबंधन और प्रधानाचार्य के बीच में पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से जांच खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा भी की गई। प्रबंधन के द्वारा प्रधानाचार्य को उनके पद से मुक्त कर दिया गया था। मामले की जानकारी प्रबंधन द्वारा मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा दी गई थी। काशीपुर में एक इंटर कॉलेज में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला ने एक पूर्व प्रधानाचार्य पे आरोप लगाए हैं। कुछ छेड़छाड़ के और कुछ मिसबिहेवियर के और कुछ गलत नीयत रखने के आरोप हैं। अभी तहरीर इसमें हमें मिली है, इसमें हम विस्तृत जांच करवाएंगे और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए मुकदमा पंजीकृत तभी किया जाए। सूरी में शिफनकोट आवासीय निर्बल वर्ग, मजदूर वर्ग और अनुसूचित जाति संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल, अक्षत वर्मा सहित विभिन्न संगठनों ने आवाज दिए जाने की मांग का समर्थन किया। इस मौके पर संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि जायज मांग को लेकर धरने पर बैठी मां बहनों तक की सुध लेने का शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहां नहीं पहुंचा है। अब जल्द ही कर्मिक अनशन शुरू किया जाएगा और 13 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान भूख हड़ताल की जाएगी। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने कहा कि शिफनकोट के बेघरों को समर्थन देने मसूरी आए हैं और जब तक आंदोलन चलेगा वो समर्थन देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पर भी बैठने को तैयार हैं। जितने भी लोग हैं इनके साथ पूरे मसूरी की संवेदनाएं हैं और पूरा मसूरी इस समय इनके साथ खड़ा है। तो इसमें देखो कहीं ना कहीं नगर पालिका द्वारा जो भी इनके साथ अत्याचार हुआ है और वर्तमान में उस समय के हमारे अभी वर्तमान में मंत्री रहे हैं, हमारे जो मंत्री हैं जो पद पर इस समय गणेश जोशी जी, इनके कान पे बिल्कुल भी जूं नहीं रहेगी है और ना ही क्या नाम है इन्होंने कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया इनके लिए। और इसकी पहले भी देखिए आश्वासन इनमें आश्वासन पे आश्वासन दिए गए हैं, तो जिसमें पहले भी इनके लिए ये कहा गया
गया था कि आपकी नीट रखी जाएगी और उसके लिए इन्होंने 20 अप्रैल की तारीख में इन्होंने शिलान्यास भी किया था, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का सिर्फ मैं यही कहूँगा कि सिर्फ जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और सिर्फ अपनी जेबें भरने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अर्थ से ही मुझे लगता है ये ट्रॉली रोपवे जिसका नाम लिया गया था वहाँ पे भी आज तक एक कील तक ठोकी नहीं गई है, एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं उसके नाम पर, ट्रॉली रोपवे के नाम पर, मसूरी के उत्थान के नाम पर इनके साथ धोखा किया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभम। विभिन्न संगठन जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल की भी चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान वो भूख हड़ताल करेंगे अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आवास की मांग कर रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई हरकत नहीं हुई है, किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, अब जिस तरीके से लगातार गत 2 वर्षों से लोग लगातार परेशान हैं। 72-84 परिवार जो है ये मसूरी के चिकनकोट के रहने वाले हैं। वो योजना आ रही थी गणेश जोशी जी की, जो उत्तराखंड के लिए रोपवे की प्रोजेक्ट की योजना थी। कहीं ना कहीं देखा गया कि वो योजना अभी तक धरातल में कहीं देखने को नहीं मिल रही है और जिस तरीके से 84 परिवारों को जो है बेघर कर दिया गया था और उसके बाद उनको एक वादा किया गया था कि जल्द ही उनको मकान या कुछ जमीन दी जाएगी जिसमें उनके मकान बनाए जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन अपने वादों से मुखरती हुई दिखाई दे रही है। पूरा कोविड काल चला गया है, ये पूरे 84 परिवार बाहर रहे हैं, कोई हवा घर में रहे, कोई कहीं किराए के मकान पे रहे, सारे के सारे एक गरीब तबके के वर्ग के लोग थे। तो इनकी सरकार ने अभी तक सुनी है और ना ही इन्हें कोई आवास मुहैया किया गया है। लेकिन जिस तरीके से 1 तारीख के बाद ये एक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अगर इस धरना प्रदर्शन का जल्दी इस पर रिजल्ट नहीं दिया गया तो सरकार के खिलाफ ये हड़ताल भी जाएंगे। जी शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। होली को लेकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है और विभाग की इस कार्रवाई की भनक लगते ही कई मिलावटखोर अपनी अपनी दुकानों को बंद करके भाग गए। अधिकारी संजय कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामनगर नंदकिशोर एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी कैलाश चंद टमटा की संयुक्त टीम ने छापा मारा। इस दौरान बताया गया कि होली को लेकर विभागों द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज कई दुकानों पर मेवे, पनीर, घी के साथ ही मिठाइयों का सैंपल लिया गया। इसके साथ ही कुछ दुकानों पर गंदगी मिलने के साथ ही विभाग के नियमों का उल्लंघन भी पाया गया। बताया गया कि ऐसे दुकान मालिकों को नोटिस देने के साथ ही व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यदि इसके बावजूद दुकानों में विभाग के नियमों का उल्लंघन पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। बीते 5 माह से लापता बनबसा निवासी पत्रकार कुंदन सिंह बिष्ट के बेटों को पुलिस ने फर्रुखाबाद से बरामद कर लिया है। बीते साल 20 अक्टूबर को बनबसा के स्थानीय पत्रकार कुंदन सिंह के 14 वर्षीय पुत्र प्रशांत बिना बताए घर से कहीं चले गए थे। तब से लगातार पुलिस टीम द्वारा लापता प्रशांत की तलाश की जा रही थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा होने के चलते मुख्यमंत्री धामी द्वारा भी पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा को लापता पत्रकार पुत्र को जल्द से जल्द खोजने के भी निर्देश दिए गए थे। 5 माह की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस एसओजी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम ने लापता प्रशांत को यूपी के फर्रुखाबाद से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस उसे गुरुवार की शाम को बनबसा थाने लेकर आई। वहीं 5 माह बाद प्रशांत के घर पहुंचने पर उसके परिजन भावुक हो गए। इस अवसर पर स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने पुलिस के बेहतरीन कार्य के लिए उसे सम्मानित किया। साथ ही प्रशांत के सकुशल वापसी पर मिठाई बांटकर खुशी का भी इजहार किया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी टनकपुर अविनाश वर्मा ने बताया कि अक्टूबर से लापता प्रशांत की तलाशी को लेकर पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी। वहीं सर्विलांस और अन्य माध्यमों से पुलिस टीम को सटीक सूचना मिलने पर टीम ने उसे सकुशल बरामद कर लिया। इस अवसर पर बनबसा थाने पहुंचे मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार ने पुलिस टीम की सराहना कर खुशी का भी इजहार किया। ये पिछले वर्ष 20 अक्टूबर को हमारे जो स्थानीय पत्रकार हैं कुंदन बिष्ट, उनके पुत्र प्रशांत बिष्ट जिसकी उम्र लगभग 14-15 वर्ष थी, वो बिना बताए घर से कहीं चले गए। उसके बाद से लगातार हमारी पुलिस की टीम इस पे काम कर रही थी, बट हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। और पिछले दिनों में हमको कुछ ऐसे लीड मिली
सोशल मीडिया के थ्रू और अन्य माध्यमों से। इस पे हमारी टीम ने, हमारे थाने बनबसा की टीम ने, एसओजी की टीम ने और साथ ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम, इन सभी ने मिलकर कुछ काम किया और इस पे फिर हमको लीड मिली कि वो बच्चा फर्रुखाबाद में है और यहाँ से हमारी टीम गई और उसको सकुशल बरामद लेके आई। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सभी जिलों में ई चौपाल का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसको लेकर देहरादून में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि ये कार्यक्रम हर माह जिले के साथ ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और ब्लॉक में चलाया जा रहा है। ज्यादातर शिकायतें सड़क, बिजली, पानी को लेकर आ रही हैं, जिनका सभी विभाग अधिकारियों से तालमेल बैठाकर निस्तारण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा चौपाल कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ एक विकास नगर ब्लॉक बचा है, वहां भी जल्द ही इसे संपन्न किया जाएगा। इसमें हम बहुउद्देशीय शिविर कम ई चौपाल का आयोजन हमारे यहाँ हर मंथ किया जा रहा है और उसमें एक हमने पूरा रोस्टर बनाया है न्याय पंचायतवार। इसमें हमने 31 मार्च तक के लिए रोस्टर बना लिया था, जिसमें हमने अपने सभी ब्लॉक्स को इंक्लूड किया है। हमारे सभी ब्लॉक्स में ये ई चौपाल कम बहुउद्देशीय शिविर जो है आयोजित किए जा चुके हैं। अभी मात्र विकास नगर ब्लॉक बचा है, इस महीने में हम वहाँ पे भी इसका संचालन करेंगे। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।